हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारी आज की क्लास है छायावाद युग पर। छायावाद युग जिसकी समय सीमा मानी गई है 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद युग पर हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उस क्लास को देखिए, जिसमें कि हमने छायावाद युग से संबंधित सभी प्रश्नों को, सभी तथ्यों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ा है, जिससे कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही आपका पूरा छायावाद युग कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। निम्न में से किस पुस्तक की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है अनामिका, परिमल, पल्लव या कमायनी? छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। मैनिफेस्टो, एक सेकेंड, घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो। बताना है कि किस पुस्तक की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव की भूमिका को। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। 40 पृष्ठों की इसकी भूमिका है। 40 पृष्ठों की भूमिका है इसकी। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की यह रचना है। सुमित्रानंदन पंत जो कि छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं। 40 पृष्ठों की भूमिका है, सबसे लंबी भूमिका मानी जाती है, याद रखना है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। कमायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद 1935 ईस्वी की। परिमल जो कि निराला की रचना है। निराला, ध्यान देना है, निराला की रचना है। अनामिका जो कि निराला की रचना है, प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है उनका। निराला, परिमल निराला की, अनामिका और परिमल निराला की रचना है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 40 पृष्ठों की इसमें लंबी भूमिका है और इसको, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर इलाचंद्र जोशी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक माने जाते हैं। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर ही द्विवेदी युग नाम पड़ा था, याद रखना है। नेक्स्ट, जिस गीति शैली का विकास द्विवेदी युग के पश्चात हुआ वह पाश्चात्य लिरिक के ढंग का था, यह कथन किसका है? निराला का, प्रसाद का, डॉक्टर नगेंद्र का, शांति प्रिय द्विवेदी का? सही आंसर बताना है कि जिस गीति शैली का विकास द्विवेदी युग के पश्चात हुआ वह पाश्चात्य लिरिक के ढंग का था, और यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र का, याद रखना है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है प्रेम का उदात्त चित्रण, प्रकृति का सामान्य चित्रण, वेदना और दुख की अभिव्यक्ति, आत्मा व्यक्ति की प्रधानता। सही आंसर है प्रकृति का सामान्य चित्रण, जो कि छायावाद काव्य की एक प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रकृति के रम्य रूपों का चित्रण किया गया है, प्रकृति का मानकीकरण किया गया है छायावादी काव्य में। प्रेम का उदात्त चित्रण छायावादी काव्य की प्रवृत्ति है, वेदना और दुख की अभिव्यक्ति है, आत्मा व्यक्ति की प्रधानता
मुख्य है इसमें, और प्रकृति के रम्य रूपों का चित्रण किया गया है, प्रकृति का मानकीकरण किया गया है छायावादी काव्य में। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं है। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई पड़ता है? प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई पड़ता है? झरना, आंसू, लहर, तरंग। झरना जो कि प्रसाद की 1918 की रचना है। आंसू जो कि उनके 1925 ईस्वी की रचना है। मुक्तक शैली में रचित विरह काव्य है आंसू। मुक्तक शैली में रचित है आंसू, विरह काव्य है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, लहर, जो कि प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप का संकलन है, वो इसमें दिखाई देता है। लहर जो कि 1933 ईस्वी की रचना मानी जाती है, गीत काव्य है ये की है। आंसू और कमायनी का मध्यवर्ती बिंदु कहा जाता है लहर को, याद रखना है। लहर 1933, कमायनी 1935, कमायनी 1935 और आंसू 1925। तो इसमें क्या है, इसकी एक कोटेशन है जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि आंसू और कमायनी का मध्यवर्ती बिंदु किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, लहर को, जो कि गीत काव्य है और 1933 ईस्वी का एक काव्य संकलन है, याद रखना है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही आंसर बताना है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि माने जाते हैं, जिन्हें की प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका सुमित्रा नंदन पंत का अरविंद दर्शन माना जाता है, अरविंद दर्शन, याद रखना है, अरविंद दर्शन माना जाता है। ये छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं, छायावाद के विष्णु। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने गए हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति की उपाधि दी गई है, कहा गया है। तो इनका सुमित्रा नंदन पंत का प्रिय छंद कौन सा माना गया है? रोला छंद इनका प्रिय छंद माना गया है, याद रखना है ये भी। इन्होंने प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, जिसके कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। अरविंद दर्शन से प्रभावित है, छायावाद के विष्णु कहा जाता है और इनका प्रिय छंद रोला छंद माना जाता है, याद रखना है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि का नाम है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि का नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद, जो कि कलाधर के नाम से उपनाम से ब्रज भाषा में लेखन लिखते थे। कलाधर किसमें? ब्रज भाषा में। कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में लेखन करते थे। इनका बाल्यकाल का नाम भी एक है, बचपन का नाम, जिन्हें इनका बचपन का नाम है झारखंडी, झारखंडी इनके बचपन का नाम है। जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के ब्रह्मा माने जाते हैं, अभी पढ़ा हमने छायावाद के ब्रह्मा। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है, जो कि कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में लेखन करते हैं। इनके एक बचपन का नाम है झारखंडी, इनके बचपन का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, और छायावाद के ब्रह्मा भी कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। सारे तथ्य याद रखने वाले हैं। हमारा यहाँ पे यही उद्देश्य है कि हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही अपना छायावाद युग के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे महत्वपूर्ण तथ्य, सारे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों को कवर कर लें। तो इस दृष्टि से आप क्लास को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट
निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना या कमायनी? कानन कुसुम जो कि 1913 ईस्वी। प्रसाद का पहला खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है ये काव्य संकलन कानन कुसुम। और झरना 1918 प्रथम छायावादी संग्रह माना जाता है जयशंकर प्रसाद का। कमायनी 1935 प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ और अंतिम रचना मानी जाती है। छायावाद का महाकाव्य माना जाता है एकमात्र, याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी दीपशिखा जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा, याद रखना है। कानन कुसुम 1913 प्रसाद का पहला खड़ी बोली कविताओं का संग्रह माना जाता है। पहला खड़ी बोली कविताओं का संग्रह कानन कुसुम। झरना प्रसाद का 1918 ईस्वी की रचना, प्रथम छायावादी संग्रह माना जाता है। कमायनी 1935 ईस्वी जो कि छायावाद का एकमात्र महाकाव्य माना जाता है। प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ और अंतिम रचना मानी जाती है। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, किसी न किसी पॉइंट पे ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। एक एक प्रश्न अगर हम ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो पता नहीं छायावाद पे कितने प्रश्न बनेंगे, इसलिए हम एक प्रश्न के हिसाब से ही चारों ऑप्शन को व्याख्यायित कर रहे हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ रहे हैं ताकि आपके एक प्रश्न में ही कितने सारे तथ्य कंप्लीट हो जाएं। द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ब्रज भाषा में काव्य रचना, राष्ट्रीय भावनाओं की अतिरंजना, श्रृंगार भक्ति भावना, इति वर्तात्मकता। पूछा है द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इति वर्तात्मकता। इति वर्तात्मकता जिसका अर्थ है वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन। ब्रज भाषा में काव्य रचना छायावाद का उदय है, छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीय भावनाओं की तिरंजना भी है, श्रृंगार भक्ति भावना भी है। इति वर्तात्मकता जो कि द्विवेदी युग की विशेषता मानी जाती है, छायावादी युग की नहीं। कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रसाद द्विवेदी। छायावाद का उपनिषद किसने कहा? सही आंसर है ऑप्शन डी शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। अब इसमें ध्यान देने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं? ध्यान देने वाले पॉइंट है कि नंद दुलारे वाजपेयी जिन्होंने कमायनी को नए युग का काव्य कहा है। क्या कहा है? नए युग का काव्य। किसको? कमायनी को। किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। कोटेशन एक पूछा है प्रश्न में कि छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो शांति प्रसाद द्विवेदी ने। कमायनी को नंद दुलारे वाजपेयी में नए युग का काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्लस नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे, इन दोनों ने कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। मानवता का रसात्मक इतिहास। अब तीनों तथ्य इंपॉर्टेंट है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कमायनी को नए युग का काव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल प्लस नंद दुलारे वाजपेयी दोनों ने कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। याद रखना है। नेक्स्ट, छायावादी काव्य धारा के समांतर कौन सी काव्य धारा चलती रही? छायावादी काव्य धारा के समांतर कौन सी काव्य धारा चलती रही? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, उत्तराधुनिक या राष्ट्रीय सांस्कृतिक? सही आंसर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जो कि छायावादी काव्य धारा के समांतर चलती रही। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि कवि प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें कि हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत इन कवियों को पढ़ेंगे।
ऑप्शन डी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा याद रखना है। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? इंपॉर्टेंट कोटेशन है, परीक्षा में पूछी गई है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता कहा, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद ने। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखना है, जयशंकर प्रसाद। अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से कौन सा युग प्रभावित है? छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग या द्वैधी युग? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए छायावाद युग, जो कि अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित है। अब आपको ध्यान देने की बात है, 1798 ईस्वी में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बेल्स एक रचना लिखी। कौन सी? लिरिकल बेलेड्स। किसने? 1798 ईस्वी में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बेल्स रचना लिखी एक। उसी से अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिसिज्म का आगमन हुआ और अंग्रेजी साहित्य के इसी रोमांटिसिज्म से ही हिंदी साहित्य में छायावाद का आगमन हुआ। और हिंदी साहित्य में छायावाद का आगमन मानने वाले विद्वानों में कौन कौन माने जाते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडेय और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। नंद दुलारे, रामकुमार वाजपेयी, रामकुमार वर्मा और मुकुटधर पांडेय। याद रखना है कि अंग्रेजी साहित्य का जो रोमांटिसिज्म आगमन हुआ उसी से हिंदी साहित्य में छायावाद का आगमन हुआ और छायावाद का आगमन मानने वाले विद्वानों में नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और मुकुटधर पांडेय माने जाते हैं। परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है सारे और इम्पोर्टेंट तथ्य वाले प्रश्न हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति में ब्रजभाषा की रचनाएं संकलित है? बताना है। आंसू, कमायनी, पेशोला की प्रतिध्वनि या चित्राधार? पेशोला की प्रतिध्वनि जो जयशंकर प्रसाद की लहर काव्य संकलन है उसमें संकलित है, लहर में संकलित है। आंसू 1925 जो कि उनका मुक्तक काव्य माना जाता है, विरह काव्य है और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार का विप्रलंब कहा है। किसे? आंसू को शुक्ल ने। मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए कि मैं इन सभी प्रश्नों को व्याख्यायित कर रही हूँ कि कमायनी जो कि आंसू जो कि उनकी 1925 ईस्वी की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। विरह काव्य है, मुक्तक काव्य है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आंसू को श्रृंगार का विप्रलंब कहा है। श्रृंगार का विप्रलंब कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, एक कोटेशन है, याद रखना है। उनकी कविता पेशोला की प्रतिध्वनि उनकी लहर काव्य संकलन में संकलित है। सही आंसर है कि ब्रजभाषा की रचनाएं किस कृति में संकलित है? तो ऑप्शन डी चित्राधार जो कि उनकी 1918 ईस्वी की काव्य संकलन है, उसमें ब्रजभाषा में जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की वो संकलित है। इसके 2 संस्करण माने जाते हैं। किसके? चित्राधार के 2 संस्करण। पहले संस्करण में उनके ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं में रचित कविताएं थी, फिर उसका संशोधित संस्करण आया। द्वितीय में केवल ब्रजभाषा में रचित कविताएं ही संकलित है। उनके जो दूसरा संस्करण है उसमें केवल ब्रजभाषा में जो रचित कविताएं हैं वही संकलित मानी जाती है। ऑप्शन डी चित्राधार जो कि ब्रजभाषा की रचनाएं संकलित है 1918 ईस्वी। सही आंसर है, याद रखना है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस कृति को कहा जाता है? प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस कृति को कहा जाता है? करुणालय, कानन कुसुम, झरना या प्रथम प्रभात? सही आंसर है ऑप्शन सी झरना जो कि 1918 ईस्वी की उनका काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। झरना
जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। प्रथम उनका छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। प्रथम छायावादी काव्य संग्रह, प्रथम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। झरना 1918 ईस्वी रचना है इसकी। कानन कुसुम जो कि उनका प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। खड़ी बोली की जो कविताएं हैं, खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। याद रखना है कानन कुसुम जो कि ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। पहले ये ध्यान देना है कि ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की रचना हैं। जयशंकर प्रसाद की ये रचनाएं हैं जिनमें प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना को कहा जाता है, जो कि प्रसाद का प्रथम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। 1918 ईस्वी इसकी रचना है। इसके अलावा कानन कुसुम जो कि खड़ी बोली कविताओं का उनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। प्रथम प्रभात जो कि उनकी प्रथम छायावादी कविता मानी जाती है। याद रखना है जो कि झरना में संकलित है। प्रथम प्रभात उनकी प्रथम छायावादी कविता है और यह झरना में संकलित मानी जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना को कहा जाता है। 1918 ईस्वी का काव्य संकलन है। प्रथम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। प्रथम प्रभात उनकी प्रथम छायावादी कविता मानी जाती है जो कि झरना में संकलित है। कानन कुसुम उनकी खड़ी बोली कविताओं का प्रथम काव्य संकलन माना जाता है और कुरुणालय उनका प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है कुरुणालय, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है, सारे के सारे, तो ध्यान से समझना है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? अभी पढ़ा हमने। प्रथम गीति नाट्य उर्वशी, कुरुणालय, प्रेम पथिक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी कुरुणालय। अभी पढ़ा कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कुरुणालय माना जाता है। रचना काल 1913 ईस्वी। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। इंदु पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ। इंदु पत्रिका में प्रकाशित, ध्यान देना है। हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। 1913 ईस्वी इसका रचना काल है। और उनकी एक रचना उर्वशी जो कि 1909 ईस्वी की रचना है, चंपू काव्य है। 1909 ईस्वी की रचना और यह चंपू काव्य माना जाता है। याद रखना है उर्वशी, ये सारी रचनाएं भी जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की ये तीनों रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, ये उनके सारे काव्य संकलन है। याद रखना है उर्वशी 1909 ईस्वी की रचना, चंपू काव्य है, प्रथम पुस्तक मानी जाती है उनकी। कुरुणालय जो कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, 1913 ईस्वी रचना काल है। इंदु पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ। याद रखना है। नेक्स्ट, कमायनी को मानव चेतन के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या राम कुमार वर्मा। कमायनी को मानव चेतन के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र ने कमायनी को मानव चेतन के विकास का महाकाव्य कहा है। कमायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। 1935 ईस्वी इसका रचना काल है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। छायावाद का एकमात्र महाकाव्य माना जाता है। शांत रस प्रधान है, इसमें शांत रस प्रधान है। और कमायनी पे उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है उनको। कब? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इस रचना इसमें कमायनी में 15 सर्ग माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट रचना है, 15 सर्ग माने जाते हैं। और इसके लेखन की जो प्रेरणा है वो प्रसाद को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिली थी। कौन से ग्रंथ से? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से।
तो देखते हैं, कमायनी को मानव चेतन के विकास का महाकाव्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। कमायनी जो कि प्रसाद की रचना है, 1935 ईस्वी का रचना काल है, छायावाद का एकमात्र महाकाव्य माना जाता है। शांतरस इसमें प्रधान है। 1936 ईस्वी में इस रचना पर जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। 15 सर्ग इसमें माने जाते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य कमायनी का आनंदवाद की स्थापना करना था और इसके लेखन की प्रेरणा जयशंकर प्रसाद को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिली। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, याद रखने हैं। निराला कर्त गीतिका काव्य संग्रह है उनका एक, उसकी भूमिका किस कवि ने लिखी? गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका किस कवि ने लिखी? सही आंसर ऑप्शन बी, निराला की जो गीतिका काव्य संग्रह है उसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी। ठीक है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद जिन्होंने की महादेवी वर्मा की एक संकलन है, काव्य संकलन है निहार। कौन सा? निहार। उसकी भूमिका किसने लिखी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने। महादेवी वर्मा का काव्य संकलन है किसका? महादेवी वर्मा का काव्य संकलन है निहार, उसकी भूमिका लिखी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने। और गीतिका काव्य संग्रह जो कि निराला का है उसकी भूमिका लिखी जयशंकर प्रसाद ने। दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। टीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को तथ्य कर कहा गया? रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को तथ्य कर कहा गया? दिनकर, धूमिल, निराला या मुक्तिबोध? सही आंसर है ऑप्शन सी, निराला। निराला जो कि मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निराला। ठीक है। इन्होंने मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? अपनी कविता जूही की कली में इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था मुक्त छंद का। तो निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनके मुक्त छंद का परिहास करते हुए ही इसे रबड़ छंद या केचुआ छंद के नाम दिए गए। ठीक है। इनके प्रयास यानी कि इनके मुक्त छंद का मजाक उड़ाते हुए, हंसी करते हुए भी इनके मुक्त छंद का मजाक उड़ाते हुए इसे रबड़ छंद या केचुआ छंद के नाम दिए गए। और सर्वप्रथम यह नाम किसने दिए? सर्वप्रथम यह नाम किसने दिए? पंत ने। सर्वप्रथम सबसे पहले पंत ने निराला के मुक्त छंद को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा था। और ध्यान देने वाली बात है कि इनके मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले पंत दूसरे कवि थे। इन्होंने ही बाद में पंत ने इनके मुक्त छंद का प्रयोग किया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही मुक्त छंद का हंसी उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए इसे रबड़ छंद या केचुआ छंद का नाम दिया। तो याद रखना है ऑप्शन सी, निराला की कवि की रचनाओं को तथ्य करके कहा गया है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद जो कि निराला के मुक्त छंद है उसको कहा गया है। याद रखना है। वही क्वेश्चन आ गया फिर से। मुक्त छंद के प्रणेता है, मुक्त छंद के प्रणेता हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, निराला। हमने अभी पढ़ा कि वो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। जूही की कली उनकी एक रचना है। जूही की कली 1916 की यह रचना है जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद का प्रयोग किया। जूही की कली जिसे सरस्वती पत्रिका ने अश्लीलता की बात कहकर छापने से इनकार कर दिया था। याद रखना है कि जूही की कली जिसे कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, उसने अश्लीलता की बात कहकर उसे छापने से मना कर दिया था। याद रखना है। हिंदी साहित्य में महापुराण किसके लिए प्रयुक्त होता है? निराला, पंत, प्रसाद या महादेवी वर्मा? सही आंसर है ऑप्शन ए, निराला के लिए महापुराण प्रयुक्त होता है। और यह उन्होंने निराला महापुराण की उपाधि इसको किसने दी थी? निराला को गंगा प्रसाद, ध्यान से सुनना, गंगा प्रसाद पांडे ने महापुराण निराला एक आलोचना लिखकर
क्या लिखा? आलोचना। आलोचना लिखकर यह नाम दिया था निराला को महाप्राण। किसने? गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला एक आलोचना लिखकर उन्हें यह महाप्राण नाम दिया। निराला जो कि छायावाद के महेश कहलाते हैं, महेश या रुद्र भी कहलाते हैं निराला। यहाँ लिख देती हूँ, छायावाद के महेश या रुद्र कहे जाते हैं। अद्वैतवाद इनका दर्शन माना जाता है। कौन सा? अद्वैतवाद। निराला का दर्शन कौन सा है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, कंफ्यूज नहीं होना है। महाप्राण निराला को महाप्राण नाम किसने दिया? गंगा प्रसाद पांडे ने। उन्होंने एक आलोचना लिखी थी महाप्राण निराला लिखकर उन्होंने निराला को यह नाम दिया। याद रखना है। निराला जो कि छायावाद के महेश या रुद्र भी कहे जाते हैं। अद्वैतवाद उनका दर्शन माना जाता है। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा था? महादेवी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या निराला? अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किसने कहा? सही आंसर है ऑप्शन डी, निराला ने अपने बारे में बसंत का अग्रदूत कहा है। अपने को ही बसंत का अग्रदूत कहा है। किसने? निराला ने। निराला को नए कवियों का गोरखनाथ भी कहा जाता है। नए कवियों का, ये इनके उपनाम है, सारे कोटेशन है, याद रखना है। नए कवियों का गोरखनाथ भी कहा जाता है निराला को। निराला को ओज व औदात्य का कवि भी कहा जाता है। ओज व औदात्य, औदात्य यानी कि महान, ऊंचा। ओज व औदात्य का कवि भी कहा जाता है निराला को। नए कवियों का गोरखनाथ भी कहा जाता है और इन्हें बसंत का अग्रदूत भी कहा है स्वयं को। याद रखना है। निराला की व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? तुलसीदास, सरोज समर्थी, कुकुरमुक्ता या जूही की कली? व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? कुकुरमुक्ता, जो कि नए पत्ते में संकलित है। नए पत्ते काव्य संकलन है उनका में संकलित है। याद रखना है। कुकुरमुक्ता कविता जो कि उनके नए पत्ता काव्य संकलन है उसमें संकलित है। कुकुरमुक्ता जो कि 1942 ईस्वी इसका रचना काल है। 1942 ईस्वी इसका रचना काल है। व्यंग्यात्मक रचना है, व्यंग्यात्मक कविता है, प्रकृतिवादी कविता है, प्रकृतिवादी कविता मानी जाती है। पूंजीवादियों पर व्यंग्य किया गया है इसमें। किसमें? पूंजीवादियों पर। पूंजीवादियों पर व्यंग्य किया गया है। निराला की व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? ऑप्शन सी, कुकुरमुक्ता, जो कि निराला की व्यंग्य प्रधान कविता है जिसमें पूंजीवादियों पर व्यंग्य किया गया है। सबसे पहले यह हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हंस पत्रिका, सबसे पहले यह हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1942 ईस्वी का रचना काल है। नए पत्ते काव्य संकलन में यह संकलित है। व्यंग्यात्मक कविता है, प्रगतिवादी कविता है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सारे महत्वपूर्ण तथ्य है कुकुरमुक्ता के बारे में कि यह कविता नए पत्ते काव्य में संकलित है। 1942 ईस्वी इसका रचना काल है। व्यंग्यात्मक कविता है, प्रगतिवादी कविता है, पूंजीवादियों पर इस पे व्यंग्य किया गया है और सबसे पहले हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुकुरमुक्ता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु किसने कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु किसने कहा? किसको? कुकुरमुक्ता जो उनकी कविता है उनसे। कुकुरमुक्ता जो कि 1942 ईस्वी की व्यंग्य प्रधान एक रचना है। याद रखना है 1942 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुक्ता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है। अब एक पॉइंट इसमें ध्यान देने वाला ये है, नंद किशोर नवल जिसने कुकुरमुक्ता को संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा है। याद रखना है, संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु। अब देखो, प्रभाकर माचवे ने कहा है कि कुकुरमुक्ता निराला की कविताओं का प्रस्थान बिंदु है, जबकि नंद किशोर नवल ने कहा कि कुकुरमुक्ता संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु है। दोनों इंपॉर्टेंट कोटेशन है, दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट,
निराला का तुलसीदास किस विधा में रचित काव्य है? निराला का तुलसीदास किस विधा में रचित काव्य है? मुक्तक काव्य, गीति काव्य, प्रबंध काव्य या खंड काव्य है? तुलसीदास जिसकी रचना काल है 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी इसका रचना काल है। तुलसीदास निराला के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। निराला की रचना है ये। निराला की कविता है। तुलसीदास निराला के प्रिय कवि माने जाते हैं। निराला के प्रिय कवि कौन? तुलसीदास। तुलसीदास जो कि किसी भी काव्य संकलन में संकलित नहीं है। क्या किसी भी काव्य संग्रह में संकलित नहीं है? काव्य संग्रह में नहीं है। इम्पोर्टेंट है, मेन पूछा जा सकता है। और तुलसी के माध्यम से ही भारतीय, इसमें तुलसीदास जो उनकी रचना है उसमें निराला ने तुलसी के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा स्थापित की है। सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी, तुलसीदास खंड विधा में रचित काव्य है, खंड काव्य है। 1938 ईस्वी इसका रचना काल है। निराला की रचना है। तुलसीदास जो कि निराला के प्रिय कवि माने जाते हैं। और तुलसीदास किसी भी काव्य संग्रह में संकलित नहीं है। और भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की है निराला ने तुलसी के माध्यम से। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अभी तक हमारा छायावाद युग कंप्लीट नहीं हुआ है। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बाकी के प्रश्नों को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने टारगेट रखा है 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज का छायावाद युग से। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।